हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 12th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बेटा जी हमारा टॉपिक होगा कंपैरिजन इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अर्थात आयन विभव में तुलना करना। यह लेक्चर हमारा प्रीवियस लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट ही है, ठीक है बेटा, यानी कि लेक्चर नंबर 11 का रिमेनिंग पार्ट है। हमने लेक्चर नंबर 11 में आयोनाइजेशन पोटेंशियल स्टार्ट किया था, ठीक है बेटा, तो ये उसका रिमेनिंग पार्ट है। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में आयोनाइजेशन पोटेंशियल में कंपैरिजन कैसे करते हैं ये सिखा दिया था, ठीक है बेटा। आज बेटा हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड जो होता है, यानी कि आई सेकंड, द्वितीय आयनन विभव, केवल हमने प्रथम आयनन विभव में कंपैरिजन सीखा था। आज हम देखते हैं द्वितीय तथा तृतीय आयनन विभव में कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है बेटा। तो टॉपिक आज का भी हमारा वही है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आईपी फर्स्ट का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कंपेयर IE first and IE second, कॉमा लगाओ। कंपेयर IE फर्स्ट, IE सेकेंड एंड बेटा IE थर्ड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, कंपेयर करो सोडियम और पोटेशियम के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आयनन विभव को, या प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आयनन ऊर्जा को, ठीक है बेटा। ये कंपैरिजन करना, यहां तक तो हम सीख गए थे। आज सेकंड और थर्ड भी कंपेयर करना सीख लेंगे, ठीक है बेटा। कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप देखते जाइए, ठीक है बेटा। अब देखो, देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लिया, आप देखते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहले आई फर्स्ट कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर आई सेकंड, फिर आई थर्ड। तो देखो आई फर्स्ट मतलब आयनाइजेशन एनर्जी प्रथम वाली, यानी कि आयनन विभव प्रथम। तो सोडियम है ये मैग्नीशियम है बेटा, हो गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका आएगा 3s1, इसका आएगा 3s2। आप पूरा करके देख सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2 2 4 6 10 और 1 11, ठीक है। लेकिन हम इसे मिटा देते हैं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट में अंतिम इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, ऐसे इसमें हो जाएगा जैसे इसमें हुआ था, इसलिए मिटा दिया। लास्ट वाला देखो, 3s1 3s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। फिर दूसरा स्टेप क्या था, फुलफिल्ड तो नहीं है, देखो तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कोई नहीं था। फिर देखा हाफ फिल्ड भी कोई नहीं है। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं ये हाफ फिल्ड, बेटा हाफ फिल्ड केवल P3 को मानना है, केवल P3 कंसीडर करेंगे एज हाफ फिल्ड, S1 नहीं, ठीक है। S में 2 ऑर्बिटल आते हैं, हम मानते हैं, एक आगे तो हाफ फिल्ड मानेंगे। लेकिन बेटा हमने क्या कहा है, हम कंपेयर कर रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल में। जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल में कंपेयर करना सीख रहे हैं, सवाल सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली हमने इसका मान वैल्यू बता दिया कितनी हो गई, ठीक है बेटा। तो हमने क्या कुछ रूल बना लिए हैं, ये रूल कभी फेल नहीं होंगे बेटा, ठीक है। इससे कोई सा भी सवाल देखो 1 सेकंड में आ रहा है, ठीक है बेटा, तो ये केवल माने गए बेटा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हाफ फिल्ड नहीं है, लेकिन हमें हाफ फिल्ड के बाद P3 कंसीडर करना है, ठीक है, इट्स ओके। अब देख लीजिए बेटा, हो गया, हाफ फिल्ड भी नहीं है, फुल फिल्ड भी नहीं है। तो अब देखो कहीं शील्डिंग इफेक्ट तो नहीं लग रहा। शील्डिंग इफेक्ट मतलब S और P में होता तभी तो शील्डिंग इफेक्ट लगता। तो यहाँ तो दोनों S में है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी नहीं लगा। अब देखा हमने क्या, अब एक ही लास्ट का जो रूल बच जाता है हमारा, वो बच जाता है परमाणु क्रमांक वाला, एटॉमिक नंबर वाला। हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो किसका ज्यादा होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 12 है इसका 11 है, तो इसका आईपी फर्स्ट ज्यादा होगा। तो आईपी फर्स्ट क्या हो गया, आईपी फर्स्ट या आई फर्स्ट का जो ट्रेंड है वो ये है, Na का कम होता है, Mg का ज्यादा होता है, ठीक है, हो गया। अब आई सेकंड कंपेयर करेंगे, देखो जरा
फर्स्ट हो गया, देख लीजिए। अब आई सेकंड बेटा, अब सेकंड जब करेंगे तो बेटा क्या होगा, यानी कि Na पॉजिटिव जो होगा उसमें कम करना, उसमें कंपेयर करना Mg पॉजिटिव, ठीक है बेटा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल के उसके बाद ही तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आई सेकंड कंपेयर कर रहे हैं, आई सेकंड, ठीक है बेटा। तो जब पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा होगा, कर लो पूरा 1s2 2s2 2p6, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, ठीक है, क्योंकि 10 बचेंगे अब 2p6, तो इसका क्या रहेगा, यहाँ पे लिख दो 2p6, इसका क्या रह जाएगा 3s1, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया कम। अब कंपेयर कर लो बेटा, पहला देखो कहीं फुलफिल्ड तो नहीं है, हाँ बेटा फुलफिल्ड आ गया, 2p6 फुलफिल्ड होता है, p6 कोई सा भी हो फुलफिल्ड, तो फुलफिल्ड के कारण अब आई सेकंड किसका ज्यादा हो गया, इसका सोडियम का, यानी कि आई सेकंड का ऑर्डर क्या हो गया, आई सेकंड का ऑर्डर हो गया बेटा Na पॉजिटिव का ज्यादा होता है Mg पॉजिटिव से, ठीक है बेटा। अब देख रहे हैं आप, आई फर्स्ट सोडियम मैग्नीशियम का ज्यादा था, आई सेकंड सोडियम का ज्यादा हो गया। अब देखते हैं फिर आई थर्ड हो गया बेटा, अब आई थर्ड देखते हैं बेटा, आई थर्ड देखें आप, आई थर्ड ये आ गया। अब आई थर्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी तो तीसरे निकालेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसे करना पड़ेगा, तो यहाँ रह जाएगा 2p5, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे 2p6, यहाँ पे 2p6। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, फुलफिल्ड तो नहीं है, हाँ बेटा अब यहाँ फुलफिल्ड आ गया, यहाँ फुल आ गया, तो इसका मैक्सिमम यानी कि इसका याद होगा, ठीक है बेटा। तो यानी कि आई थर्ड, ये थर्ड देख रहे हैं, आई थर्ड या आई भी थर्ड बेटा, ठीक है। आई थर्ड क्या है, आई थर्ड किसका याद है, सोडियम का कम है और मैग्नीशियम का ज्यादा हो गया, ठीक है बेटा। लो ये हो गया, समझ गए, ये क्वेश्चन होगा आपका सॉल्व, खत्म। इस तरह से बेटा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 एटम्स के आई फर्स्ट, आई सेकंड और आई थर्ड को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कंपेयर करना हम सीख गए, चाहे वो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, कोई भी करवाए हम कर देंगे, ठीक है बेटा। अब देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो आईपी को यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है बेटा। तो हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। बात एक ही है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। कौन कौन से ऐसे कारक है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, तो बेटा कितने कारक है लिख लीजिए। नंबर 1 एटॉमिक साइज, 4-5 कारक लिखवाएंगे, एटॉमिक साइज। दूसरा नंबर दो बेटा न्यूक्लियर चार्ज, नंबर तीसरा बेटा होता है हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, आधा बड़ा कन्फिग्रेशन। चौथा आता है बेटा, चौथा क्या आता है, शील्डिंग इफेक्ट। ये फैक्टर है बेटा जो किसे आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करते हैं, ठीक है बेटा। ये चारों फैक्टर हो गए। नंबर 1 एटॉमिक साइज, नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 3 हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, नंबर 4 शील्डिंग इफेक्ट। हिंदी में बात करें, परमाणु आकार, नाभिकीय आवेश, आधा बड़ा विन्यास, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट को क्या कहते हैं, आवरण प्रभाव। क्या कहते हैं, आवरण प्रभाव, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। ये चारों अब देखते हैं ये चारों कैसे इफेक्ट करते हैं। पहले हेडिंग डाले एटॉमिक साइज। क्या बेटा, एटॉमिक साइज, पहला फैक्टर डालें एटॉमिक साइज। सोचो बेटा एटॉमिक साइज किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है। सोचो, देखो यही तो कंडीशन होगी,
साइज कहीं छोटा हो कहीं बड़ा हो, ये तो होगा। तो एक साइज बेटा ये बना दिया मैंने, और एक साइज मैंने ये बना दिया, ये एटॉमिक साइज बना दिया मैंने, और एक ये एटॉमिक साइज बना दिया। अब सोचो किसका आयरन विभव अधिक होगा, यानी कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या अधिक होगी। तो बेटा डेफिनेशन कभी नहीं भूलनी है। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ही ये थी कि आवश्यक ऊर्जा, एक जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जितनी ज्यादा लगेगी तो आईपी उतना अधिक, जितनी कम लगेगी उतना आईपी अधिक, सॉरी कम। ठीक है बेटा। अब देखो यहां से न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई, क्योंकि साइज बड़ा है या साइज बेटा बहुत बड़ा है, तो ये डिस्टेंस बढ़ गई। अब जब ये डिस्टेंस बढ़ गई होगी तो बेटा आपको पता है डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन कम होगा या नहीं? बिल्कुल होगा बेटा, डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन कम होता है। ठीक है, मतलब यहां पे पॉजिटिव और निगेटिव के बीच बेटा आप खुद सोचिए, दो मैग्नेट होंगे, दो मैग्नेट, चुंबक जिसे कहते हैं, या एक मैग्नेट ले लो एक लोहा ले लो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना? करते हैं। लेकिन अगर मैं इतनी दूर रख दूं तो अट्रैक्ट क्या होगा? अट्रैक्ट तो अभी भी करना चाह रहे होंगे, लेकिन क्या अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए ऐसे ही आराम से रखे रहे, एक दूसरे से दूर रखे रहेंगे। लेकिन आप यहाँ पे जितना पास लाते जाओगे वो इतना अपने एक दूसरे को खींचते जाएंगे, तो दूरी जहां कम हो रही है वहां अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इसका मतलब दूरी जहां बढ़ रही है वहां अट्रैक्शन कम भी तो हो रहा होगा भाई। दूरी कम होने से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो दूरी बढ़ने से अट्रैक्शन कम होगा। तो यहाँ यही केस आया है बेटा। अब ये अट्रैक्शन कम है, मान लो अब अट्रैक्शन कम है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन मैं निकालना चाहूं तो आसानी से नहीं निकल जाएगा, थोड़ी सी ऊर्जा देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि आकर्षण बल कमजोर है। एकदम से ये आकर्षण फोर्स जो है, ये बंद जो है टूट जाएगा और आराम से निकल जाएगा। मतलब मुझे कम ऊर्जा देनी पड़ी, यहाँ मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कैसी ऊर्जा देनी पड़ी? कम ऊर्जा। क्या बेटा? कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी है ना, कम ऊर्जा की। अब कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, लेकिन यही केस यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेटा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है। जब कम है बेटा तो इनका आकर्षण बहुत मजबूत होगा। क्या होगा? बहुत मजबूत होगा। तो इस आकर्षण को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी मतलब हाई एनर्जी देनी पड़ेगी या लो एनर्जी। अब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, इसका मतलब ये जो एनर्जी देनी पड़ती है या जो आवश्यक ऊर्जा होती है वही तो आईपी होता है या आईई होता है। यहाँ यही तो आई ही है और आईपी है। तो बेटा यहाँ कम की आवश्यकता पड़ी, यहाँ ज्यादा, तो यहाँ आई ज्यादा और यहाँ आई कम। अर्थात बेटा क्या मतलब हो गया? एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आई घटेगी, आईपी घटेगा। इसका मतलब इसका रिलेशन तो कुछ बेटा ये आ गया। क्या आ गया? ये आ गया। एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ठीक है बेटा, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो। परमाणु आकार इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ये घटेगी और ये घटेगा तो ये बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक है बेटा, तो लिख लो, कुछ थ्योरी लिखवा देते हैं। देखो एटॉमिक साइज बेटा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पर, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पर, बढ़ने पर आईपी का मान या आईई का मान, आई की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है बेटा, घटती है। आई का मान डिक्रीज होता है, हो गया? डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ने से, यानी कि एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या हो जाता है? एटॉमिक साइज बढ़ने से बेटा क्या हो जाता है? एटॉमिक साइज बढ़ने से न्यूक्लियस का, नाभिक का आउटर मोस्ट सेल यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या हो जाता है? अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा देने पर ही
कम ऊर्जा देने पर ही क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है बेटा, और कम ऊर्जा देने पर रिलीज हो जाता है, इसका मतलब ये ऊर्जा क्या थी, आईपी था, अर्थात आईपी का मान या आई का मान कम हो जाता है। ठीक है बेटा, ये लिख लिया आपने थ्योरी। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पर आई का मान डिक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ने से न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा देने पर ही रिलीज हो जाते हैं या हो जाता है। ठीक है बेटा, कम ऊर्जा देंगे तो बेटा जो देने वाली ऊर्जा है वही आवश्यक ऊर्जा, उसी तो आईपी कहते थे, तो कम आईपी या कम आईई हो गया। अब बेटा ये एटॉमिक साइज की ट्रेंड कहां पे, एटॉमिक साइज की ट्रेंड है ग्रुप में। ग्रुप में अप टू डाउन होने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, जब साइज बढ़ रहा है तो आई क्या होती होगी, घटती होगी। तो लिख लो ग्रुप में बेटा कोई सा भी ग्रुप हो, अप टू डाउन ऊपर से नीचे मूव करने पर बेटा जी, करने पर आई मूव करने पर एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन है, बढ़ता है। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हैं बढ़ता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज होता है या बढ़ता है, जिससे आई आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, क्या होती है, घटती है, यानी कि डिक्रीज होती है, डिक्रीज का साइन ये लगाते हैं हम। ठीक है बेटा, डिक्रीज होती है यानी कि घटती है। अब देख ले ग्रुप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये ग्रुप है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा होगा, साइज क्या होता है बेटा, साइज इंक्रीज होता है, इसलिए आई क्या होती होगी, आई डिक्रीज होती है, आई डिक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, देखो ये जाने का साइन। ठीक है, हो गया, ये उतार लो, खत्म हो गया बेटा। दूसरा फैक्टर लिखो बेटा, दूसरा फैक्टर लिखो, न्यूक्लियर चार्ज, चारों फैक्टर करवाएंगे आज। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर, सेकंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा देखें न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कैसे आयनन विभव को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश हिंदी में। तो बेटा देखो, अब यहां पे भी पहले कंपेयर करके दिखा दे। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज नाभिक में उपस्थित चार्ज को कहेंगे, नाभिक में उपस्थित चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है, और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, अर्थात न्यूक्लियस पर पॉजिटिव ही चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, तो बेटा यहां सोचो, यहां पॉजिटिव चार्ज 10 था, ठीक है, मान लिया हमने 10 था, यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज 20 कर दिया। साइज कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज देगा तो साइज बराबर लिया हमने। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव 10, यहाँ पे पॉजिटिव 20, इसका मतलब यहाँ पे 10 लोग खींच रहे हैं, यहाँ पे 20 लोग खींच रहे हैं, किसे अट्रैक्ट कर रहे हैं या खींच रहे हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन को। अब बेटा बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा और कहां से निकालना आसान होगा। यहाँ पे 10 जने पकड़े पड़े हैं, यहाँ पे 20 जने पकड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन को, 20 जने पकड़े पड़े, अब खींचो। ठीक है बेटा, यहाँ पे 10 जने पकड़े पड़े, अब खींचो। तो बेटा 20 जने यार, सबकी एनर्जी बराबर होती है एक एक प्रोटॉन की, ऐसा तो नहीं है कि 10 प्रोटॉन है, यहाँ पे 20 प्रोटॉन है तो यहाँ इसके 10 प्रोटॉन ज्यादा शक्तिशाली हो। लाइफ में तो ये होता है कि 10 20 से भारी भी हो सकते हैं, है ना बेटा, लेकिन यहाँ प्रोटॉन की बात चल रही है, तो यहाँ पे 10 प्रोटॉन, यहाँ पे 20 प्रोटॉन। तो बताओ कौन ज्यादा अट्रैक्ट करे रखेंगे, कौन ज्यादा मजबूती से पकड़े रखेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो बेटा ये पकड़े रखेंगे, जब ये ज्यादा मजबूती से पकड़े रखेंगे 20 वाले, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालना चाहें तो बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या बेटा, ये इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालना चाहते हैं, रिमूव को करना चाहते हैं, तो क्या देनी पड़ेगी, बहुत अधिक ऊर्जा, बहुत अधिक ऊर्जा मतलब ज्यादा एनर्जी। ठीक है, बहुत अधिक ऊर्जा, ये बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी हमें, यहाँ किसकी आवश्यकता पड़ी है, बहुत अधिक ऊर्जा की। लेकिन यहाँ पे भाई, यहाँ पे मान लो ये भी 10 पकड़े पड़े हैं, तो यहाँ भी ऊर्जा तो देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, लेकिन इसकी तुलना में यहाँ
कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, किसकी तुलना में, सबकी तुलना में नहीं, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, कम ऊर्जा, ठीक है, देनी पड़ेगी, इसकी तुलना में। तो बेटा कम ऊर्जा देनी पड़ेगी तब निकल जाएगा, तभी निकल जाएगा, और यहाँ बहुत ज्यादा ऊर्जा देंगे तब निकलेगा। तो कहाँ आई पी ज्यादा होगा, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो आप सीधी सी बात आप समझ गए, अब आप सीधी सी बात समझ गए। आप देख लेते हैं बेटा रिलेशन क्या है। रिलेशन एक सिंगल लाइन में समझ सकते हैं आप। रिलेशन ये है, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ई या आई पी, खत्म। अर्थात न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ा, 10 थे या 20 हुआ, तो वैसे वैसे आई ई भी बढ़ा, ठीक है बेटा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आई ई बढ़ेगा, तो ये कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, खत्म। तो ये थ्योरी लिख लो, लिखेंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने पर, न्यूक्लियर चार्ज बेटा इंक्रीज होने पर, बढ़ने पर आई ई का मान, आई ई की वैल्यू भी क्या होती है, भी इंक्रीज होती है, भी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। हो गया, इंक्रीज होती है। क्यों, तो कारण भी लिख दो, क्योंकि बेटा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस का बाहरी इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो जिससे क्या हो जाता है, आकर्षण बढ़ गया तो मजबूती से बांधे पड़ा है, जिससे बढ़ जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो गया बेटा, निकालना, इट इज वेरी हार्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, कठिन हो जाता है, कठिन हो जाने का मतलब ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, कठिन हो जाता है, और हमें बेटा और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अधिक ऊर्जा की बेटा आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है बेटा जी, आवश्यकता पड़ती है। ओके, हो गया। और यह आवश्यक ऊर्जा ही क्या था, आई ई था, ठीक है, इसलिए आई का मान बढ़ जाए, खत्म। दूसरा भी, ठीक है बेटा, दूसरा फैक्टर खत्म। देखा आपने एटॉमिक साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, खत्म। एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई, और न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ता है, पीरियड में, इसलिए लिख देते हैं पीरियड में, एक लाइन और लिख दो, पीरियड में बेटा जनरली लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होता है, आई ई का मान क्या होता है बेटा, बढ़ता है। आई का मान बढ़ता है, आई का मान बढ़ता है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेफ्ट राइट मूव करने पर क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए, ठीक है बेटा, खत्म। अब देख ले बेटा आप, अब देख लेते हैं आप तीसरा फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा फैक्टर है बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने हाफ फील्ड लिखवाया था वहां पे, हमें याद है, आप सोचे भूल गए, तो यहाँ पे एडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, हम हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों केस ले लेंगे, ठीक है। वहां पे हाफ फील्ड में केवल हाफ फील्ड ही बोल सकते थे हम, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तीसरा कौन है, तीसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो, वे एटम्स जिनका
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा जी, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, फुल फील्ड, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड, फुल फील्ड होता है, उनके आईपी यानी कि या आईई, उनके आईपी का मान बेटा क्या होता है, उनके आईपी का मान अन्य एटम्स, अन्य एटम्स से क्या होता है, अधिक होता है, अन्य एटम से अधिक होता है, अन्य परमाणुओं से अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड आपको पता है किसमें, आपने अभाव नियम में देखा था, अभाव प्रिंसिपल में देखा था कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होते थे, कॉन्फ़िगरेशन अन्य की तुलना में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती थी। अब जब स्टेबल है यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना चाहेंगे, अब जब निकालना नहीं चाहेंगे तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तब निकालेंगे वो, ठीक है, इसलिए आईई ज्यादा, सॉरी आईई या आईपी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो वे एटम जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है उनके आईपी का मान अन्य एटम्स के साथ अधिक होता है, ठीक है जी, ये बात लिख लेंगे आप, हो गया, ये बात लिख लिया आपने, ठीक है। कारण आप जानते हैं, कारण खुद लिखना, ठीक है बेटा, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होगा, इसलिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी इसका मतलब आईपी या आईई ज्यादा हो गया, खत्म, सो सिंपल, ठीक है बेटा। अब देखें आप लास्ट वन, शील्डिंग इफेक्ट, बेटा शील्डिंग इफेक्ट, अब देखेंगे बेटा शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट देखना है बेटा, इसमें क्या देखना है आपको, देख पता होगा किसी एटम में बेटा, किसी भी एटम में बेटा, किसी एटम में बेटा क्या होते हैं, किसी एटम में एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के, एस ऑर्बिटल बेटा न्यूक्लियस के क्या होता है, न्यूक्लियस के सबसे अधिक पास होता है, सबसे ज्यादा पास कौन सा ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के सबसे, किसी एटम के एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, किसी एटम में एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, सबसे पास होता है, ठीक है, सबसे पास एस होता है, एस से दूर, एस से दूर पी ऑर्बिटल होता है, एस से दूर पी ऑर्बिटल होता है, और पी ऑर्बिटल से दूर, पी ऑर्बिटल से दूर, पी ऑर्बिटल से अधिक दूर क्या होता है, पी ऑर्बिटल से अधिक दूर कौन सा होता है, पी ऑर्बिटल से अधिक दूर डी ऑर्बिटल। इसी प्रकार डी ऑर्बिटल से अधिक दूर कौन सा होता है, डी ऑर्बिटल से बेटा जी अधिक दूर क्या होता है, डी ऑर्बिटल से अधिक दूर एफ ऑर्बिटल होता है, कौन सा, एफ ऑर्बिटल होता है, हो गया, एफ ऑर्बिटल होता है, हो गया। किसी एटम में एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, एस से दूर पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल से अधिक दूर डी ऑर्बिटल होता है, इसी प्रकार डी ऑर्बिटल से अधिक दूर एफ ऑर्बिटल होता है। अब बेटा अतः न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का सबसे अधिक, जो सबसे पास होंगे उसके पास उस पर तो नाभिक का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, अतः न्यूक्लियस का सबसे अधिक अट्रैक्शन, अधिक अट्रैक्शन आकर्षण, सबसे अधिक अट्रैक्शन एस इलेक्ट्रॉन्स पर, क्योंकि एस ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है इसलिए एस इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया हमें, ठीक है, तो एस इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का सबसे अधिक अट्रैक्शन एस इलेक्ट्रॉन पर, एस से कम, एस से कम किस पे होगा, एस से कम कौन से दूर है, एस से ज्यादा दूर पी, तो एस से कम पी पर, पी इलेक्ट्रॉन्स पर,
इलेक्ट्रॉन्स पर, कॉमा p इलेक्ट्रॉन्स से कम d इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है बेटा, p इलेक्ट्रॉन्स पर और p इलेक्ट्रॉन से कम d इलेक्ट्रॉन पर। इसी प्रकार d इलेक्ट्रॉन से कम, यानी कि सबसे कम कह सकते हैं, d इलेक्ट्रॉन से कम f इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है, पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है बेटा, डी से कम एफ में, तो सबसे कम अट्रैक्शन एफ में लगा, और जब अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन एकदम निकल जाएगा। तो जहां अट्रैक्शन कम वहां आई ई कम, और जहां अट्रैक्शन ज्यादा है वहां आई ई ज्यादा। अतः हम लिख सकते हैं, पूरी रामायण लिखवा दी बेटा। ठीक है, अभी भी ना समझ में आए तो क्या करें। तो देखो बेटा, तो इसलिए ध्यान से समझा करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा दिया था। तो बेटा लिखते हैं, अतः एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे कठिन हो जाता है, सबसे कठिन होता है। सबसे कठिन होने का मतलब क्या है, सबसे अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, सबसे कठिन हो जाता है। एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाला बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास है, अट्रैक्शन बहुत है, तो बहुत एनर्जी देकर उस अट्रैक्शन को तोड़ा जा सकता है। ठीक है बेटा, उस संबंध को तोड़ा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब जैसे बेटा कोई ज्यादा करीब होते हैं, उस रिश्ते में दीवार लगाने के लिए बहुत ज्यादा चापलूसी या बहुत ज्यादा बुराई करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, इसी तरह से तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कठिन हो जाता है। अतः एस के आई ई या आई पी का मान सबसे अधिक, सबसे अधिक। तो आप ऑर्डर लिख देते हैं, बात खत्म, अधिक हो जाता है। ठीक है बेटा, ऑर्डर क्या है, एस के आई पी का मान सबसे अधिक, एस से कम का पी और पी से कम का डी और डी से कम एफ का, क्योंकि यहाँ ये ट्रेंड मिल गया, ये ऑर्डर मिल गया। ठीक है, ये लिखवाया था हमने, एस पी डी एफ। सबसे अधिक आई ई एस का होगा, फिर पी ऑर्बिटल का होगा, फिर डी का और फिर एफ का। मतलब सबसे ज्यादा अगर एस में इलेक्ट्रॉन है तो ये जीत गया, पी में है तो डी से ये जीत गया, और डी में है तो एफ से ये जीत गया। ठीक है बेटा, हो गया खत्म, चारों आपको फैक्टर हो गए। ठीक है बेटा, हो गए आपके चारों फैक्टर। अब देखते हैं बेटा एप्लीकेशन पार्ट। आखिर हमने आईपी या आईई या आईई कह दो, आईई दो बार क्यों, एक बार आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, एक बार आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। ठीक है बेटा, आयनन विभव, आयनन विभव, ठीक है, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी। हमने पढ़ा क्यों, किस लिए पढ़ा, क्या इसके अनुप्रयोग हैं। ठीक है बेटा, तो उसे कहते हैं एप्लीकेशंस। तो अब देखते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों पढ़ा, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। तो बेटा पहला एप्लीकेशन लिखो, मेटेलिक कैरेक्टर बताने में, मेटालिक कैरेक्टर, लल्ला मेटेलिक कैरेक्टर में सबसे पहले धात्विक लक्षण। आई अगर आपको दो एटम्स का पता है तो आप उनमें यह बता सकते हैं कि इनमें मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो मेटेलिक कैरेक्टर कंपैरिजन करने के लिए धात्विक। ठीक है बेटा, ये था मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो जरा, मेटेलिक कैरेक्टर में क्या लिखेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी की, आयोनाइजेशन एनर्जी की। समझ में आया, ये मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के या आयोनाइजेशन पोटेंशियल के। मतलब दो एटम है बेटा, एक एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसमें मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, और जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी जिसका कम है उसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, खत्म। ठीक है, या हम कह सकते हैं आईई इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है,
और आई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा फिर, जब मेटेलिक कैरेक्टर की क्या है इनवर्सली है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के, नॉन मेटल्स भी होती है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो इससे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में कंपेयर कर सकते हैं, केवल बता नहीं सकते कि ये मेटल है ये नॉन मेटल है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, हो गया खत्म। पहला एप्लीकेशन है मेटेलिक कैरेक्टर या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताने में। मेटेलिक कैरेक्टर क्या बताएगा, यदि आई आपका ज्यादा है तो मेटेलिक कैरेक्टर उसका कम होगा, खत्म हो गया। दूसरा देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन, या एक क्वेश्चन करके दिखाओ। Na तथा Mg में कौन अधिक मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, कौन ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है बेटा, ये बताइए आप। करता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बताइए, ठीक है। आपको पता होगा जिसका ज्यादा होगा आई फर्स्ट, कंपेयर केवल आई फर्स्ट में करना है यहाँ पे, सेकंड या थर्ड में नहीं। तो आई फर्स्ट किसका ज्यादा होगा बेटा, आप जानते हैं एन का, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। या एम जी का देखते हैं जरा, एन ए और ये एम जी, देखो जरा एन ए क्या है 3s1, ये 3s2, फुल फिल्ड नहीं हाफ फिल्ड नहीं, ठीक है, सीडिंग इफेक्ट नहीं, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा वाला, एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है इसका, तो इसका आई ई ज्यादा, जब इसका आई ई ज्यादा होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, आई ही और नीचे वाला मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बेटा दूसरा एप्लीकेशन होता है बेटा जिसका, दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है बेटा इसका, दूसरा एप्लीकेशन होता है बेटा जिसका क्या, दूसरा एप्लीकेशन है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने में, ये बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है एप्लीकेशन है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने में। ये बता सकते हैं हम कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, आई जान कर केवल, ठीक है। तो देखो इसके लिए देखना पड़ता है लार्ज जंप, क्या देखना पड़ता है, लार्ज जंप काय में यहां आ जाएंगे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये समझते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लार्ज जंप देखना है, यदि लार्ज जंप आई फर्स्ट एंड आई सेकंड के मध्य आई है, यानी कि सबसे ज्यादा मान में अंतर जो है, आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान में सबसे ज्यादा अंतर जो है वो आई प्रथम और द्वितीय के मध्य है, तब आई फर्स्ट एंड आई सेकंड, तब बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा, ठीक है बेटा। और यदि अंतर आई सेकंड और थर्ड के मध्य है, आई थर्ड के मध्य है, तब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। और जब अंतर आई यानी कि लार्ज जंप कौन सी आई है, सबसे ज्यादा अंतर आई थर्ड और आई फोर्थ में आया है, तब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, ठीक है। ये आप देखो और एक क्वेश्चन करते हैं तब आ जाएगा समझ में, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटा, ये टेबल उतारने के बाद ये क्वेश्चन करो जरा, एकदम ज्ञात हो जाएगा। कैलकुलेट दी बैलेंस कैलकुलेट दी बैलेंस, कैलकुलेट मत करो, ये क्वेश्चन ये बनाते हैं, आइडेंटिफाई पहचानो, आइडेंटिफाई दी एटम which have IE फर्स्ट 5 किलो जूल पर मोल, kg पर मोल, ठीक
ठीक है, कॉमा IE सेकेंड 10 किलोजूल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है प्रथम की, द्वितीय की और तृतीय की, देखो, एंड IE थर्ड बराबर 80 किलोजूल पर मोल। तो बेटा बताओ, पहचानो आप, कैसे पहचानोगे कि कौन सा एटम है ये, ठीक है। IE फर्स्ट का मान दे दिया, IE सेकंड और IE थर्ड का मान दे दिया। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है बेटा ये आपका एल्यूमिनियम, फोर्थ ऑक्सीजन है लिथियम। अब बताइए मुझे कौन सा एटम है ये, जो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कौन से एटम की होगी, ये पहचानना है बेटा। तो आपको पता है हमने क्या बताया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर दे। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाए, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हर किसी की बैलेंस सेल में हमें इलेक्ट्रॉन पता है, Na है 11, 2 8 1, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 1। मैग्नीशियम 2 8 2, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 2। एल्यूमिनियम 2 8 3, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 3। लिथियम 2 1, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है, तो 1, ठीक है। मतलब अब बेटा अब हमें ये देखना है कि बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन अगर हमें पता चल जाए तो हम तब पहचान देंगे कौन सा एटम है, कौन सा एटम है। अब देखो जरा, हमने बताया था बेटा केवल वही, अगर लार्ज जंप कौन सी है, सबसे ज्यादा अंतर कौन कौन सी में आया है, यहाँ 5 और 10 के बीच में अंतर 5 का आया। IE फर्स्ट और IE सेकंड में अंतर कितने का आया, 5 किलोजूल से 10 किलोजूल हुई एनर्जी, तो 5 किलोजूल पर मोल का अंतर आया। यहाँ पे 10 से सीधा 80 हो गई, तो सबसे ज्यादा अंतर यहाँ पे आया है। सबसे ज्यादा अंतर, ये अंतर ही तो देखना था, तो अंतर यानी कि अंतर कहाँ आया, लार्ज जंप कौन सी मिली हमें, लार्ज जंप मिली हमें IE में, कौन सी लार्ज जंप मिली है बेटा, IE सेकंड एंड IE थर्ड के मध्य, IE थर्ड और IE सेकंड और IE थर्ड के मध्य जब लार्ज जंप होती है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा आपको लिखवा दिया था उस टेबल में, 2 होते हैं। तो इसका मतलब लार्ज जंप ये वाली है, इसका मतलब ये वाला एटम होगा जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। तो 2 बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन केवल मैग्नीशियम में आते हैं और किसी में नहीं, इसलिए मैग्नीशियम आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है बेटा। ये नेट का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, और ये देखो चुटकियों में हो गया, ठीक है, नेट, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे क्वेश्चन, तो दूसरा एप्लीकेशन हो गया आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने में, ठीक है बेटा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके कर दिया आपने तो एटम भी पहचान सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखें आप इसका एप्लीकेशन 2 होगा बेटा, यही एप्लीकेशन आपको इनफ है। और बहुत सारे एग्जांपल है, सॉरी इसके एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे क्या, आपको 2 एप्लीकेशन अपने करवा के दिखाए। पहला था मेटेलिक या नॉन मेटेलिक करेक्टर, दोनों बता सकते हैं, जब मेटेलिक बता दिया तो नॉन मेटेलिक क्यों नहीं, मेटेलिक तथा नॉन मेटेलिक करेक्टर बताने में, ठीक है। दूसरा था बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने में, ठीक है बेटा, याद करने में। 2 थे मेटेलिक करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था IE और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था IE, नॉन मेटेलिक थे। इसके क्या था, इसमें लार्ज जंप देखनी होती है, क्या देखनी होती है, लार्ज जंप, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा अंतर कहाँ आ रहा है, प्रथम या द्वितीय में, या द्वितीय या तृतीय में, या तृतीय या चतुर्थ में। अगर प्रथम या द्वितीय में आएगा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, द्वितीय और तृतीय में आएगा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, और तृतीय और चतुर्थ में आएगा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपको आज हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल पे पूरा लेक्चर डिस्कस कर दिया, ठीक है बेटा। हमने आयनन विभव क्या होता है समझा, ठीक है। आयनन विभव सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि क्रमागत आयनन विभव भी देखा, प्रथम द्वितीय तृतीय और n बार, ठीक है। फिर हमने देखा आयनन विभव में कैसे कंपेयर करते हैं, सी के सवाल,
फिर हमने देखा इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, फिर देखा हमने इसके एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, ये हो गया लेक्चर आपका कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच बेटा जी।